हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास से कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है, उसका हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं। तो आइए हम लोग कर सकते हैं, जो पहला लेसन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो लेसन फर्स्ट है ना, पॉलिटिकल साइंस हम लोग का चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन। ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का कर सकते हैं, जो पहला लेसन है जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर का नाम है, और इसमें हम लोग कर सकते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको हम लोग देखे थे। तो आइए चलिए उसको हम लोग रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि बताया गया था कि लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी का मतलब होता है कि शासन में जनता का जो अधिकार होता है ना, उसको कहा गया है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो आप सिंपल तरीका से याद रख सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी का मतलब होता है कि शासन में जनता का जो अधिकार है उसी को कहा गया है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। इसका एग्जाम्पल एक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश में शासन की एक सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसका नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। अब इस संसद में हमारे देश के जो जनता है वो किस प्रकार से अपना अधिकार, ध्यान समझिएगा, अधिकार जो है वो प्राप्त करता है। यानी किस प्रकार से इस संसद के अंदर हमारे देश की जो जनता है, सभी जनता जो है वो शामिल होते हैं। तो देखिए, इस संसद के अंदर जो सदस्य होते हैं वो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों से, है ना, जो सभी जनता होता है उनके द्वारा चुन करके भेजा जाता है। और जो भी यहाँ पर चुन करके जो प्रतिनिधि आते हैं वो यहाँ से अपने देश के शासन चलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो देश के सभी जनता जो है वो अपने देश के शासन में क्या है, अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, या तो फिर कर सकते हैं कि शामिल हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। दूसरा, ये तो देश की बात हो गया। उसी तरीका से कर सकते हैं कि राज्यों में है आपका विधानमंडल। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में शासन चलाने की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या नाम है? विधानमंडल। जिस तरह से देश में शासन की सबसे बड़ी व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो वो आपका क्या है? संसद। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि राज्यों में शासन की एक सबसे बड़ी व्यवस्था या संस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो उस संस्था के रूप में कौन है? तो विधानमंडल। अब इस विधानमंडल के अंदर क्या होता है? तो राज्य के जितने भी कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र से, है ना, अपने अपने प्रतिनिधियों को चुन करके कहाँ भेजते हैं? विधानमंडल में। और इस विधानमंडल के अंदर जो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं वो राज्य के शासन को चलाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो राज्य के सभी जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से देश के शासन में क्या करता है? भाग ले रहा है। तो इसी को कहा गया है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो इसको सिंपल तरीका से याद रखिएगा कि देश के शासन में जनता को जो अधिकार है उसी को कहा गया है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब एक और आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, देश में जो कह सकते हैं कि जो सरकारी जो संसाधन है, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, इसमें भी देश के सभी जनता का क्या है? अधिकार है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझ सकते हैं कि जैसे सड़क है, ठीक है, या कह सकते हैं कि खेल का मैदान है, तो इसमें सभी जनता का क्या अधिकार है। उसी प्रकार से अगर देश में कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल की बात किया जाए, अस्पताल की बात किया जाए, तो उसमें भी देश के सभी जनता का क्या अधिकार है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन उसमें भी सभी जनता का क्या अधिकार है। तो यही इससे इससे ये पता चल जाता है कि देश में कह सकते हैं कि जो जनता है, देश में क्या है? जनता है। तो देश की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में देश की जो जनता का अधिकार है उसी को कहा गया है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि लोकतंत्र में जो जनता है तो उसको जो अधिकार, उसको क्या है? अधिकार जो प्राप्त है, ठीक है, उसी को कहा गया है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो इस प्रकार से जो जनता होती है वो अपने देश के शासन में अपनी भागीदारी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि बनाता है। जैसे संसद के अंदर अपने सदस्यों को चुन करके भेज करके अपने कह सकते हैं कि जो एक सत्ता की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करता है। राज्यों के अंदर विधानमंडल में अपने सदस्यों को चुन करके यहाँ भेजता है और इस प्रकार से अपने शासन में वो क्या करता है? भाग लेता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपसे पूछा जाएगा लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी से आप क्या समझते हैं, तो आप कहिएगा कि लोकतंत्र एक कह सकते हैं कि शासन है और इस शासन में जनता का जो अधिकार होता है, ठीक है, या जिस प्रकार से जनता को उसमें कह सकते हैं कि भागीदारी मिलता है उसी को बोलते हैं लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। अब इसी में कह सकते हैं कि आगे हम लोग देखे थे, जिसमें देखे थे लोकतंत्र में द्वंद। तो आपको बताया गया था कि लोकतंत्र में द्वंद का मतलब क्या होता है। तो
लोकतंत्र जो है वो एक समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन पद्धति है, लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में दो पक्षों के बीच, दो समूहों में एक विरोधाभास की जो स्थिति बना रहता है, एक दूसरे का जो विरोध करते हैं, उसी को कहा गया है लोकतंत्र में द्वंद्व। चाहे तो वो भाषा के लेकर के हो सकता है, क्षेत्र को लेकर के हो सकता है, या कह सकते हैं कि एक धर्म संप्रदाय को भी लेकर, हालांकि भाषा और क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, इस आधार पर भी कह सकते हैं कि दो समूह या पक्षों के बीच जो कह सकते हैं कि एक विरोध की जो कह सकते हैं कि स्थिति होता है, विरोध की क्या होती है, स्थिति होता है, उसी को कहा गया है लोकतंत्र में द्वंद्व। लोकतंत्र में क्या कहा गया है, द्वंद्व कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि लोकतंत्र में द्वंद्व का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र में जो कह सकते हैं कि दो पक्षों के बीच, जो कह सकते हैं एक दूसरे के बीच में जो विरोध की स्थिति बना रहता है, जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो उसी को कहा गया लोकतंत्र में द्वंद्व। उसके बाद आपको बताया गया था कि एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि लोकतंत्र में द्वंद्व का एक एग्जाम्पल था श्वेत अश्वेत, जैसे अमेरिका के अंदर दो पक्षों के बीच, जैसे काले गोरे में एक काफी ज्यादा कर सकते हैं कि एक दूसरे का विरोध करते थे, उनके बीच भेदभाव की स्थिति बना हुआ था, तो उसको कहा गया था लोकतंत्र में द्वंद्व। और कह सकते हैं कि रंग भेद की नीति का विरोध आवाज उठाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, मार्टिन लूथर किंग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताया गया था सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति। इसका मतलब यह था कि समाज में जो भेदभाव है उसकी जन्म कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होता है। तो बताया गया था कि समाज में जो होने वाला भेद होता है उसको सामाजिक विभेद कहते हैं, और सामाजिक भेद की उत्पत्ति कई तरह से होता है, कई कारणों से होता है। ठीक है, जैसे जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, इन सभी आधारों पर, लिंग, इन सभी आधारों पर समाज के अंदर क्या होता है, भेदभाव होता है। लेकिन सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का सबसे कह सकते हैं कि जो बड़ा कारण, या सबसे कह सकते हैं कि मुख्य कारण किसको माना गया है, जन्म को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि सामाजिक भेद की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण क्या है, जन्म। तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताया गया था कि सामाजिक विभेद क्या है। तो समाज में कह सकते हैं होने वाला जो भेदभाव है उसे सामाजिक विभेद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया जाए तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे गांव, गांव क्या है, तो गांव एक प्रकार की कह सकते हैं कि समाज है। समाज का मतलब होता है कि जो मानव, या कह सकते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ जो मिलजुल करके रहते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहने की जो व्यवस्था है उसी को क्या कहा गया है, समाज। यानी मानव को एक दूसरे के साथ कह सकते हैं मिलजुल करके रहने की जो एक व्यवस्था है उसी को क्या कहा गया, समाज। सिंपल से तरीका से, तो गांव भी एक समाज होता है। आप कह सकते हैं कि देश भी एक समाज है, राज्य भी एक समाज है। ठीक है, आप जिला भी कह सकते हैं कि एक समाज के रूप में है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, तो ये सब मानव की एक रहने की क्या है, व्यवस्था है, जहां पर मानव जो है एक समान रूप से आपस में मिलजुल करके क्या है, रहते हैं, तो उसको कहा गया है समाज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि जैसे गांव है, तो एक गांव के अंदर कई तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, कई जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। अब उनके बीच कह सकते हैं कि चाहे जाति के आधार पर हो, या कह सकते हैं कि संप्रदाय के आधार पर हो, या भाषा के आधार पर हो, या कह सकते हैं कि आपको कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर भी होता है। तो इन सबों के कह सकते हैं के आधार पर गांव के अंदर क्या होता है, तो भेदभाव भेदभाव देखने के लिए मिलता है। तो उसी को बोलते हैं सामाजिक विभेद। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि समाज में जो होने वाला भेदभाव है उसे सामाजिक विभेद कहते हैं, और इसके कई कारण है, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर भी हो सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण की बात किया जाएगा तो उसमें याद रखना है जन्म। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था सामाजिक विभाजन। क्या बताया गया था, सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन का मतलब होता है कि समाज का दो वर्गों में, दो हिस्सा में बंटना, उसे क्या बोलते हैं, सामाजिक विभाजन। तो सामाजिक विभाजन में आप याद रखिएगा कि जब समाज जो होता है के अंदर होने वाला जो भेदभाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो समाज दो हिस्सों में क्या है, बढ़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं सामाजिक विभाजन। यानी समाज को दो हिस्सों में बंटना क्या कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखिए। जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है घर, है ना, घर में जो जब कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो घर दो हिस्सों में क्या बढ़ जाता है, उसको घर का क्या बोलते हैं, विभाजन। तो उसी तरीका से आपको याद रखना है कि सामाजिक विभाजन क्या है। उसी तरीका से आपको एक बताया गया था विभेदों में तालमेल और संघर्ष। तो देखिए, विभेदों में तालमेल और संघर्ष का मतलब क्या होता है कि जो समाज होता है या जो देश होता है, या कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो देश होता है, उसमें कई तरह के लोग होते हैं, और उनके बीच कह सकते हैं कुछ ना कुछ आपसी भेदभाव क्या है, बना रहता है। उसके बाद भी उसके अंदर प्रेम, भाईचारा, है ना, बनाने का क्या है, प्रयास किया जाता है। बनाने का क्या प्रयास किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं विभेदों में तालमेल और संघर्ष। इसका एग्जाम्पल है अपना भारत। देखिए, अपना भारत ही कह सकते हैं कि एक समाज के रूप में है,
क्योंकि भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या है मिलजुल करके रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहने की जो व्यवस्थाएं होती है उसी को समाज कहा गया। तो भारत भी अपना एक कह सकते हैं कि बड़ा समाज के रूप में है और इसमें कई तरह के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनके बीच जो है कुछ विभेद क्या होता है बना रहता है, कुछ भेदभाव, कुछ लड़ाई झगड़ा क्या है चलते रहता है। लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं कि इनके बीच प्रेम भाईचारा बनाने का प्रयास किया जाता है, इनके बीच एक आपसी तालमेल बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है? ताकि देश की एकता बना रहे, देश का विकास हो सके। तो उसी को बोलते हैं विभेदों में तालमेल और संघर्ष। इसका एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे घर घर में क्या होता है थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन उसके बाद भी कह सकते हैं कि लोगों में एक प्रेम भाईचारा बनाने का प्रयास किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं विभेदों में तालमेल और संघर्ष। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एक आपका क्वेश्चन था, देखिए एक आज जो कह सकते हैं कि एक नया प्रश्न है, ठीक है? ये तो पिछले हम लोग क्लास में पढ़े थे, उसको हम लोग शॉर्ट रिवीजन जो है कि देख लिए फास्टली। अब आपका एक जो कह सकते हैं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कह सकते हैं काफी सिंपल तरीका से उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है विभेदों का विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। देखिए, हम लोग जो है कि इसको जो इसका शब्द है, इसका जो लाइन है, हम इस लाइन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट जो है किसी चीज़ को रटे नहीं, हम लोग उसको सिंपल तरीका से अपनी एक अ, जो इसमें जो शब्द है, उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग अच्छे से सीख सकें। देखिए, इसमें आपका सबसे पहला क्या है विभेद। तो विभेद का मतलब क्या था? तो विभेद का मतलब जो होता है भेदभाव उसको क्या बोलते हैं विभेद। यानी समाज में जो किसी भी आधार पर जो भेदभाव होता है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं विभेद कहते हैं, ठीक है? यानी विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव होता है उसे क्या कहते हैं विभेद कहते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? तो एक तरह से लोकतांत्रिक का मतलब हो गया कि जो एक तरह से जो व्यवस्था है, जो जनता की जो व्यवस्था है, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं लोकतांत्रिक। यानी जो शासन के अंदर है ना लोकतांत्रिक शासन के अंदर जो व्यवस्थाएं होती है, ठीक है? उसको क्या कहा जाता है लोकतांत्रिक, ठीक है? राजनीति मतलब शासन चलाने की जो विधि है ना यानी नियम कानून को क्या कहिएगा आप राजनीति। पर का मतलब होता है उसके ऊपर, प्रभाव का मतलब क्या होता है असर, प्रभाव का मतलब होता है असर, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर एक लाइन में अगर इसको आप देखिएगा तो आप आसानी से इसमें का समझ जाइएगा कि ये हमसे क्या पूछ रहा है या हमें ये क्या बतला रहा है। तो देखिए इसमें सिंपल कहा गया है कि लोकतंत्र का अति सॉरी विभेदों का विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक कौन सी राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव। तो आप सिंपल यहाँ पर देखिए समझिए कि जो भेदभाव होता है उसका लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जांपल जैसे आपका घर है, ठीक है? सिंपल समझिए पहले यहाँ जैसे घर है, अब घर में जो लड़ाई होगा तो इस लड़ाई का क्या घर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? 100% प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? घर में जो लड़ाई होगा उसका घर पर 100% क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे घर में क्या होगा दिक्कत होगा, घर में जो शांति है प्रेम भाईचारा उसमें दिक्कत होगा और साथ में घर का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, ये घर अच्छे से नहीं चलेगा। तो उसी तरीका से कह सकते हैं कि देश में या देश में कह सकते हैं कि रहने वाला जो लोग है, उसके बीच जो भेदभाव होगा, तो उसका जो कह सकते हैं कि जो प्रभाव है, वो हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो शासन है, देश की जो प्रशासन है, उसके ऊपर इसका असर पड़ता है। इसका असर क्या है? पड़ता है। इससे क्या होगा? तो इससे जो हमारे देश की जो शासन है, हमारे देश की शासन क्या है? तो अच्छे से नहीं चल पाएगा। फिर हमारा देश के जो विकास है, उस विकास में क्या होगा? दिक्कत होगा। फिर हमारे देश के अंदर जो एकता है, उसमें क्या होगा? दिक्कत होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको देखिए ऐसा प्रश्न बनता है कि विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप सिंपल तरीका से लिख सकते हैं कि विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो देश के अंदर या कह सकते हैं समाज के अंदर जो भेदभाव होता है, ठीक है? तो उससे जो देश की जो व्यवस्थाएँ होती है, जो देश का शासन होता है, वो प्रभावित होता है। क्योंकि जो भेदभाव होता है तो उससे देश के अंदर जो एक जो विकास होता है, देश के अंदर जो एकता, प्रेम, भाईचारा होता है, उसमें क्या होती है? बाधा उत्पन्न होता है, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए एक बहुत अच्छा बात कहा गया है। क्या कहा गया कि क्या विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव जो पड़ता है
वो हमेशा कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर होता है नहीं। इसका अच्छा परिणाम भी होता अच्छा प्रभाव भी होता है। इसका एक अच्छा प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? तो देखिए, अगर ये विभेद से अगर कह सकते हैं कि देश के अंदर शासन चलाने में दिक्कत हो, देश के अंदर विकास और एकता में अगर बाधा उत्पन्न होता है, तो ये एक बुरा परिणाम हो गया। लेकिन विभेदों से अगर कह सकते हैं कि कुछ जाति संप्रदाय की कह सकते हैं कि जो स्थिति खराब था, जो पिछड़ा हुआ था, उससे अगर कह सकते हैं कि उससे सरकार का जो नज़र है, उस पर जाता है, जिससे जो पिछड़ा हुआ वर्ग था, ठीक है? जो कह सकते हैं कि जो एक तरह से जिसकी स्थिति काफ़ी खराब था, तो सरकार का उसके ऊपर नज़र जाएगा। अब सरकार उसको क्या करेगा, ध्यान देगी, जिससे उस समाज का या उस वर्ग का क्या होता है, विकास होता है। तो एक तरह से देखा जाए, तो विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर जो प्रभाव होता है, वो कह सकते हैं कि दोनों तरह से होता है। एक अच्छे प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है और दूसरा बुरा प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो आप कहिएगा कि विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इससे क्या होता है कि ज़्यादा अगर विभेद होता है, भेदभाव होता है, तो इससे क्या होता है कि जो देश की शासन, देश की कह सकते हैं विकास और देश की कह सकते हैं कि जो एकता होता है, उसमें बाधा उत्पन्न होता है, ठीक है? तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो विभेद होता है, वो लोकतांत्रिक राजनीति को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसका बेहतर एग्जाम्पल है घर। इसका बेहतर एग्जाम्पल क्या है? घर। कि जैसे घर में अगर विभेद होता है, भेदभाव होता है, लड़ाई-झगड़ा होता है, तो उससे उसका घर पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? घर अच्छे से नहीं चलता है, घर के अंदर एकता, प्रेम, भाईचारा क्या होता है? एक तरह से खत्म होता है, ठीक है? तो उसी तरीका से होता है देश। उसी तरीका से क्या होता है? देश। देश के अंदर भेदभाव होगा, तो उससे देश के ऊपर असर पड़ेगा, देश के शासन, देश की जो प्रशासन है, देश के अंदर जो कह सकते हैं कि जो एकता, प्रेम, भाईचारा है, उसमें दिक्कत होगा, ठीक है? अब इसका कह सकते हैं कि एक बुरे परिणाम के रूप में हो गया, लेकिन अच्छे परिणाम के रूप में ये होगा कि कुछ ऐसे वर्ग था, जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, अब उन लोग जो है कि सरकार के सामने विरोध करेगा, है ना? सरकार के सामाने सामने जो है कि अपनी माँग को रखेगा, तो इसका एक अच्छे परिणाम भी हो जाता है कि सरकार का जो उसके ऊपर ध्यान नहीं था, उसकी ओर ध्यान नहीं था, तो अब सरकार उसकी ओर ध्यान देगा। तो एक तरह से देखिए इसके अंदर बताया गया है कि विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर हमेशा जो है कि एक बुरा परिणाम, एक बुरे प्रभाव नहीं होता है, कुछ अच्छे प्रभाव भी होता है। तो इस तरह से आपको इसको समझना है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन वही आ गया। विभेदों का राजनीति पर परिणाम। देखिए, विभेदों का राजनीतिक पर परिणाम। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे विभेदों का राजनीतिक पर यानी जो लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव। तो हम लोग देखें कि विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? वहाँ पर देखिए, अब उसका परिणाम क्या होता है? प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका परिणाम होगा ना, ठीक है? परिणाम का मतलब होता है कि जैसे सिंपल आप समझिए कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है? अब आप बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करिएगा, तो आपका परिणाम कैसा होगा? अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई कह सकते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेगा, तो उसका भी परिणाम होगा, लेकिन उसका परिणाम जो है कि अच्छा नहीं होगा। तो परिणाम का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उस काम से जो हमें मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? परिणाम। उसको क्या बोलते हैं? परिणाम। या किसी तरह की कोई भेदभाव होता है, तो उस भेदभाव के कारण जो कह सकते हैं कि जो चीज़ें आता है सामने, जो कह सकते हैं कि प्राप्त होता है, ठीक है? तो उसको कहा जाता है परिणाम। जैसे हम लोग 10th क्लास के विद्यार्थी हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? परिणाम। अब उसमें परिणाम क्या होता है? अच्छे परिणाम भी होता है, बुरे परिणाम भी होता है। जो फेल कर गया वो बुरा परिणाम हो गया और कह सकते हैं कि जो पास कर गया वो क्या कहलाएगा? अच्छा परिणाम। अब उसी फेल पास से ना लोग हमारे लिए कह सकते हैं कि अनुमान लगाता है, जो पास हो गया लोग कहेगा ये पढ़ता था मन लगा करके, ये अच्छा स्टूडेंट है और जो फेल कर जाएगा लोग कहेगा कि ये नहीं पढ़ता था, ठीक है? तो एक तरह से देखा जाए तो परिणाम का मतलब होता है कि कोई भी जो काम किया जाता है तो उस काम से जो हमें प्राप्त होता है उसे परिणाम कहा जाता है। तो आपको देखिए विभेदों का राजनीतिक पर परिणाम, तो विभेदों का राजनीतिक पर जो परिणाम होता है वो अच्छे परिणाम भी होता है और बुरे परिणाम भी होता है, ठीक है? अच्छा परिणाम क्या होगा? तो जैसे विभेद होने से क्या होता है कि सरकार के जो विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग होते हैं, जैसे महिला पुरुष में भेदभाव हो रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ समझिए कि जैसे लिंग के आधार पर, किसके आधार पर? लिंग के आधार पर अगर कोई भेदभाव होता है, ठीक है? तो ये देखिए भेदभाव अच्छी बात नहीं है, ये बात हमें याद रखना है,
कि भेदभाव जो है वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती है या जो समाज होता है उसमें भेदभाव होना स्वाभाविक है। आदमी कितनों कोशिश करेगा कि भेदभाव ना हो, लेकिन होना स्वाभाविक है। जैसे एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि लोग अगर एक जगह रहते हैं, ठीक है, और अगर लोग कहे कि आपस में वो कभी लड़ते नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि कहना गलत है, क्योंकि लोग एक जगह रहते हैं तो थोड़ी बहुत जो है कि लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन लड़ाई झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है, ये बात भी समझना है। तो उसी तरीका से विभेद जो है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन विभेद होना स्वाभाविक है। कितनों कोशिश करेगा कि लोगों में के बीच भेदभाव ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कर सकते हैं कि भेदभाव होता है, ठीक है। तो इस बात को भी हमें सीखना है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझा देते हैं कि जैसे अगर लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि लिंग के आधार पर भेदभाव का मतलब जो महिला और पुरुष के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको बोलते हैं लिंग विभेद। अब इसमें क्या होगा कि मान के चलिए कि महिलाओं के साथ काफी ज्यादा पुरुष लोग जो है वो भेदभाव कर रहा है, ठीक है, इसे शिक्षा या कह सकते हैं कि इसका अधिकार जो है नहीं दे रहा है। अब ये इनके बीच जो विभेद होगा, अब इस विभेद की बात कहाँ जाएगा? सरकार तक। जब सरकार के पास जाएगा तो फिर सरकार को ये पता चलेगा कि महिलाएं जो है समाज में काफी पिछड़ी हुई है, इसे उसको अधिकार नहीं मिल रहा है। तो अब सरकार का महिलाओं के प्रति इसका नजरिया जाएगा, इसका ध्यान जाएगा, और अब वो महिला के क्षेत्र में क्या काम करेगी या सरकार के द्वारा काम किया जाएगा, जिससे महिलाओं के कैसे जीवन में क्या सुधार होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो जो विभेद है इसके अच्छे परिणाम भी होता है और इसके बुरे परिणाम होता है, ठीक है। विभेद के कारण अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो उसका बुरा परिणाम होगा, लेकिन विभेद के कारण किसी समाज या किसी पिछड़े वर्ग या लोगों का कल्याण होता है तो वो कहलाएगा उसका अच्छा परिणाम। तो आप सिंपल याद रखिएगा विभेदों का राजनीतिक पर परिणाम क्या है? तो विभेदों का राजनीति का परिणाम ये होता है कि इसका अच्छे परिणाम भी होता है और इसके बुरे परिणाम होता है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब विभेद के कारण जब राजनीतिक में क्या होगा, यानी राजनीतिक मतलब कि देश के शासन में बाधा उत्पन्न होगा, तो ये इसका बुरे परिणाम हो गया। और कह सकते हैं कि जब विभेद के कारण इस राजनीति के अंदर सुधार होगा तो ये क्या कहलाएगा? एक अच्छे परिणाम के रूप में जाना जाता है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा विभेदों का राजनीतिक पर जो परिणाम है वो अच्छे परिणाम भी हो सकता है और बुरे परिणाम भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल एक और आपका है यूगोस्लाविया देश। देखिए विभेदों का राजनीतिक पर परिणाम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो यूगोस्लाविया का देश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो विभेद होता है ना, धर्म के आधार पर, यहाँ पर भाषा के आधार पर काफी क्या होता है? भेदभाव होता है। और यहाँ भेदभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये देश कई टुकड़ों में क्या है? बढ़ जाता है। अब देखिए ये जब इतना ज्यादा भेदभाव हो गया कि यहाँ की कह सकते जो राजनीति है वही कह सकते हैं कि इस विभेद से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि ये राजनीति जो है वो अब राजनीतिक विभेद में बदल गया। इसका मतलब ये होता है कि समाज में तो जो भेदभाव हो रहा था वो ठीक है, लेकिन अब देश की जो शासन है, जो देश की कह सकते हैं कि जो विधि है, उसके अंदर भी काफी ज्यादा भेदभाव होना शुरू हो गया। तो इससे क्या होता है? तो इससे जो विभेद होता है, जो सामाजिक विभेद होता है, वो राजनीतिक विभेद में बदल जाता है, और जब सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद में बदल जाता है तो इसका परिणाम क्या होता है? अच्छा नहीं होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है यूगोस्लाविया, कि यूगोस्लाविया में इतना ज्यादा विभेद बढ़ गया कि यूगोस्लाविया जो देश था वो कई टुकड़ों में क्या है? बट गया, ठीक है, कई टुकड़ों में क्या बंट गया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर कह सकते हैं कि विभेद के कारण उस देश का जो है कई टुकड़ों में क्या है? बंटवारा हो गया। इसे कहा जाता है खरबूजों की तरह ये बट गया। तो उस देश का नाम है यूगोस्लाविया। क्या नाम है? यूगोस्लाविया। जैसे इसके पहले बताया गया कि रंगभेद की नीति का जो संबंध है वो किस देश से संबंध है, तो वो कह सकते हैं कि अमेरिका से था। और उसका विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। तो उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि विभेदों का अगर बात किया जाए, जो राजनीतिक पर जो परिणाम है उसका एक बेहतर एग्जाम्पल जो है वो कौन सा देश है? तो वो है यूगोस्लाविया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप भारत में देख सकते हैं कि भारत में भी सामाजिक विभेद होता है, और सामाजिक विभेद के कारण यहाँ की भी राजनीतिक जो है, यहाँ की जो शासन है वो भी कह सकते हैं कि प्रभावित होता है। यहाँ के शासन जो है, यहाँ की जो भारत के अंदर कर रहे हैं, यहाँ की जो शासन है या शासन की व्यवस्था जो है ये भी कभी कभी कह सकते हैं कि लोगों के साथ जो है कि जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर क्या करता है? भेदभाव करता है। लेकिन भारत की कह सकते हैं कि एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ काफी ज्यादा भेदभाव होता है, यहाँ के लोगों में कह सकते हैं काफी ज्यादा भेदभाव देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों के बीच जो एकता है, लोगों के बीच क्या एकता, वो बना रहता है। वो क्या होता है? बना रहता है। क्योंकि यहाँ के लोग भले कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव या लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन जब उनके देश की बात आता है तो वो सब क्या है? एक होते, एक
होते हैं। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि भारत का एक सबसे अच्छा कह सकते हैं कि एक खासियत भी है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, एक अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद के निर्धारक तत्व। ये भी काफ़ी सिंपल है, आसानी से समझ जाइएगा। सामाजिक विभेद के निर्धारक तत्व। देखिए, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट रटने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, सामाजिक विभेद के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि समाज में जो भेदभाव होता है, उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक विभेद। निर्धारक का मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से शुरू होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? निर्धारक। जिस चीज़ से कोई कह सकते हैं कि एक तरह से शुरू होता है, किसी चीज़ का उत्पन्न होता है, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? निर्धारक, ठीक है? तत्व का मतलब वही जिन चीज़ों से कोई चीज़ क्या है? शुरू हो रहा है, किसी चीज़ का उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? तत्व। तो निर्धारक तत्व का मतलब सिंपल हो गया कि सामाजिक जो विभेद है, जिन तत्वों से सामाजिक विभेद का कह सकते हैं कि जन्म हो सकता है, ठीक है? तो उसी को कहा गया है सामाजिक विभेद के निर्धारक तत्व। तो आप सिंपल याद रखिए कि सामाजिक विभेद का निर्धारक तत्व किसको कहा गया है? तो सामाजिक विभेद का निर्धारक तत्व जो है कि उन तत्वों को या उन बातों को कहा गया है, ठीक है? जिनके कारण कह सकते हैं कि समाज में सामाजिक विभेद का क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है? या उसकी शुरुआत होता है। तो उसको कहा गया है सामाजिक विभेद के निर्धारक तत्व। जैसे एक एग्जाम्पल मान के चलिए कि हम घर का मालिक हैं, ठीक है? और हमारे घर में कह सकते हैं कि 4 लोग हैं। अब इन चारों लोगों की कह सकते हैं कि अपनी-अपनी कह सकते हैं कि एक माँग होगा, ठीक है? उनकी अपनी-अपनी ज़रूरत होगा। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐज़ ए मालिक के रूप में हम इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे कह सकते हैं कि हमारे घर के अंदर विभेदों का जन्म हो सकता है या फिर के नहीं हो सकता है। अगर हम ये चारों को कह सकते हैं कि एक समान रूप से ख्याल रखेंगे, तो हमारे घर में कह सकते हैं कि विभेद नहीं हो सकता है। लेकिन हम वहाँ पर एक को ध्यान रखेंगे और बाकी को कह सकते हैं कि ध्यान नहीं रखेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो 100% कर सकते हैं कि घर में विभेद या लड़ाई-झगड़ा का कह सकते हैं कि समस्या का एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत हो सकता है। तो उसी तरीका से होता है देश। इस तरीका से क्या है? देश। अब देश में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है? वो उनकी कह सकते हैं कि अलग-अलग कह सकते हैं तरह के लोगों का कह सकते हैं कि अलग-अलग माँगे होती है। अब उनकी माँग जो है, जो सरकार होती है ना? वो किस नज़रिया से देखता है, किस तरह से उसको पूरा करता है, उससे निर्भर करता है आगे की कह सकते हैं कि अ, जो एक समाज होता है, आगे की कह सकते हैं कि जो एक परिणाम होता है, वो निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, एक प्रश्न बनेगा कि सामाजिक विभेद के कितने निर्धारक तत्व कहा गया है? 3। तो हम लोग को यहाँ पर याद रखना है, देखिए आपको सब्जेक्टिव के साथ जो है ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना है। जैसे अभी इस चैप्टर से 3-4 ऐसे ऑब्जेक्टिव है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है बना है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव बना कि श्वेत-अश्वेत कहाँ किस श्वेत-अश्वेत का जो कह सकते हैं कि जो एक भेदभाव है, वो किस देश से संबंधित है? तो वो अमेरिका से था। इसको काले-गोरे कहा गया। उसके बाद कह सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, मार्टिन लूथर किंग कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से। मार्टिन लूथर किंग किस नीति से संबंधित है? तो रंग-भेद की नीति के से संबंधित है। युगोस्लाविया जो है वो किस का परिणाम है? तो सामाजिक विभेद का एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा परिणाम है, ठीक है? क्योंकि सामाजिक विभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पर, जिससे वो देश के हिस्सों में क्या बढ़ गया। उसके बाद आपको बताया गया था, क्या बताया गया कि हाँ, सामाजिक विभेद के उत्पत्ति के कई कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण किसको माना गया है? जन्म को। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो 100% एग्ज़ाम के अंदर आता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो इसको ध्यान रखना है कि सामाजिक भेद के निर्धारक तत्व कितने हैं? 3। कितने तत्व हैं? 3। अब तीनों तत्व को यहाँ लिखते हैं और उसके बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? पहला जो तत्व है, स्वयं की पहचान की चेतना, ठीक है? दूसरा तत्व क्या है? समाज के विभिन्न समुदायों की माँग को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने के तरीका, माँग को राजनीतिक दलों द्वारा
उपस्थित करने की तरीका, ये दूसरा कारण हो गया। और तीसरा जो है उसका नाम है सरकार की मांग के प्रति सोच। प्रति सोच, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सामाजिक विभेद के निर्धारक तत्व जो है वो कितने हैं? 3। ये 3 ऐसे तत्व है जिससे सामाजिक जो विभेद है उसका कह सकते हैं कि शुरुआत होता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये निर्धारक तत्व भी है या फिर कह सकते हैं कि ये ऐसे तत्व है अगर इसको अच्छे से ध्यान रखा जाएगा तो नहीं भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाएगा तो समाज में 100% भेदभाव शुरू हो जाता है। इसमें पहला कहा गया है स्वयं की पहचान की चेतना। स्वयं का मतलब क्या है? खुद। जैसे हम हैं, आप हैं, है ना? तो हम लोग खुद को किस किस तरह से देखते हैं? चेतना का मतलब क्या होता है? बुद्धि, ज्ञान। पहचान का मतलब जानना। तो हम खुद को किस तरह से देखते हैं? खुद को हम लोग कह सकते हैं कि एक भारतीय के नज़रिए से देखते हैं, हम लोग इंसान के नज़रिए से देखते हैं कि किसी जाति धर्म के नज़रिए से देखते हैं। अगर हम लोग खुद को जाति धर्म के नज़रिया से अगर देखेंगे तो 100% समाज में भेदभाव उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर हम खुद को ये देखेंगे कि हम सब भारतीय हैं, हम सब इंसान हैं, तो 100% कह सकते हैं कि समाज में भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पहला जो तत्व है वो यही कहता है कि जो लोग हैं वो किस तरह से खुद को देखते हैं, किस तरह से खुद के बारे में वो सोचते हैं। अगर वो केवल अपना ख्याल रखेंगे और बाकी लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, केवल वो अपने को अच्छा कहेंगे और बाकी लोगों को क्या है वो बुरा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो 100% कह सकते हैं कि समाज के अंदर क्या उत्पन्न होगा? विभेद उत्पन्न होगा। तो पहला तत्व में यही याद रखना है कि स्वयं की पहचान की चेतना में यही बताया गया है कि लोग खुद को किस तरह से देखते हैं। अगर लोग खुद को अच्छे इंसान की तरह देखते हैं, अच्छे नज़रिया से देखते हैं और साथ में लोगों को भी कह सकते हैं कि अच्छे नज़रिया से देखते हैं, तो समाज में सामाजिक विभेद जो है नहीं होता है। लेकिन लोग केवल अपना फ़ायदा देखते हैं, केवल लोग अपना कह सकते हैं कि एक विकास देखते हैं, अपनी भलाई देखते हैं और दूसरों की जो कह सकते हैं कि के बारे में बुरा सोचता है, तो इससे 100% कह सकते हैं कि समाज के अंदर क्या है, विभेद यानी भेदभाव होता है, ठीक है? तो ये बात याद रखें। दूसरा जो कहा गया ये भी काफ़ी सिंपल है कि समाज के विभिन्न समुदाय की जो मांग को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका है। अब देखिए देश के अंदर जो है कई तरह के लोग रहते हैं, कई समुदाय के लोग रहते हैं। अब उनके द्वारा सबका अलग-अलग मांग होता है, सबकी अपनी-अपनी मांग होता है। अब जो राजनीतिक दल होता है, उनकी मांगों को किस तरह से वो देखता है, ठीक है? जैसे मान चलिए कि आपका हिंदू समाज के लोग हैं, इनकी मांग रहेगा जैसे मंदिर। अब कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो इनका मांग रहेगा मस्जिद, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो राजनीतिक दल है अब इनकी मांगों को वो किस तरह से देखता है। अगर इनके द्वारा कह सकते हैं कि एक को अगर दे दिया गया और दूसरे को अनदेखा कर दिया गया तो 100% समाज के अंदर विभेद उत्पन्न होगा। 100% समाज के अंदर भेदभाव उत्पन्न होगा। तो दूसरा जो तत्व है, अब ये तत्व क्या बता रहा है? तो ये तत्व यही बता रहा है कि राजनीतिक दल किस तरह से उनकी मांगों को पूरा करता है। ठीक है? अगर अच्छे तरीका से उनकी मांगों को पूरा करेगा, तो समाज के अंदर भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर अच्छे तरीका से उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा, तो 100% समाज के अंदर भेदभाव उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर मान चलिए कि सरकार ये करे कि जो इनकी मांग है इस तरह से, ठीक है? अब इनकी मांग की जगह पर ये क्या करे कि ना इसको मंदिर दे, ना मस्जिद दे, अब यहाँ पर क्या बनाए? तो स्कूल बना दे। विद्यालय की अस्पताल की या कह सकते हैं रोजगार की बात करें, है कि नहीं? तो बताइए कि ये सब जो काम है, ये सब काम से सबका फ़ायदा होगा, इनको भी फ़ायदा होगा, इनको भी पढ़ाई के लिए स्कूल की आवश्यकता है, तो ये भी जाकर पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ाई के लिए कह सकते हैं कि स्कूल की आवश्यकता है, ये भी जाकर पढ़ेंगे। इसको भी बीमार पड़ेगा तो अस्पताल में जाके दिखाएगा, ये भी बीमार पड़ेगा तो यहाँ पर जाके दिखाएगा। तो ये सब कुछ ऐसे काम है, जो सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए क्या ज़रूरी है? इन सारे काम से सबको फ़ायदा है, तो फिर लोग काहे आपस में लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। लेकिन अगर सरकार के द्वारा इसमें से किसी एक जो कह सकते हैं कि उसका जो पर्सनल मांग है, उसको अगर पूरा किया जाएगा और दूसरे की कह सकते हैं कि मांग को ठुकरा दिया जाएगा, तो 100% समाज के अंदर क्या है? भेदभाव उत्पन्न होता है, जैसे कि आज हमारे देश के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर समाज के जो विभिन्न समुदाय की जो मांग होता है, अब उनकी मांगों को कह सकते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक दलों के द्वारा पूरा किया जाता है। अगर अच्छे तरीका से सकारात्मक रूप में अगर पूरा किया जा रहा है, तो समाज के अंदर जो विभेद है, वो नहीं होगा और अगर नहीं किया जा रहा है तो 100% समाज के अंदर भेदभाव उत्पन्न होगा। ये बात आप भी सोच सकते हैं अपने गाँव, टोला और समाज में या देश की कह सकते हैं कि न्यूज़ वगैरह जो आप देखते हैं या सरकार की जो घोषणाएँ होती हैं, इन सारी चीज़ों से आप समझ सकते हैं, ठीक है? तीसरा है तीसरा है सरकार
की मांग के प्रति सोच। अब कह सकते हैं कि सरकार की मांग के प्रति सोच, मतलब जो जनता के द्वारा जो मांग किया जाता है, अब उस मांग को सरकार किस तरह से देखता है, किस प्रकार से उसको सोचता है, ठीक है। अब सरकार यहाँ पर क्या करे, तो उनकी जो मांगे होती है, अगर उनकी मांगों में अगर ये देखे कि हमें एक ऐसे मांग को ध्यान में रखना है, ऐसे काम को हमें ध्यान में रखना है जो सबके लिए है, जिससे सबको फायदा है। अगर वो काम को सरकार ध्यान में रखती है और उस काम को वो करती है, ठीक है, तो 100% समाज में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सरकार अगर किसी एक समुदाय के लोगों की काम को ध्यान में रखता है, ठीक है, उसके बारे में सोचता है, एक समुदाय के बारे में सोचता है और दूसरे समुदाय के बारे में नहीं सोचता है, तो 100% सामाजिक विभेद होगा। आपको याद रखना है कि सामाजिक विभेद के निर्धारक तत्व कितने हैं? 3, और तीनों तत्वों से सामाजिक विभेद का जन्म भी हो रहा है या सामाजिक विभेद का वहां से क्या है, रोका भी जा सकता है। अगर ये तीनों तत्व सकारात्मक रूप में है तो सामाजिक विभेद नहीं होगा, और अगर इन तीनों तत्वों के अंदर नकारात्मकता अगर दिखाई देता है तो 100% सामाजिक विभेद देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप ये तीनों तत्वों को आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। एक और कर सकते हैं कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है, और इस टॉपिक के माध्यम से ये चैप्टर जो है कि समाप्त हो जाता है, और लास्ट में जो है कि इस चैप्टर की कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी रहेगा उसे भी शेयर किया जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, मेरा मानना है कि जो विषय है, जो चैप्टर है या जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट रटे नहीं। हमें सब्जेक्ट को जो टॉपिक है, जो उसमें जो बातें की गई है, जो क्वेश्चन या जो कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो उसमें जो वाक्य है, तो उसको हम लोग पढ़ें और पढ़ करके उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। उसे हम रियल जो लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे हम उसको जोड़ करके समझने का प्रयास करें। जैसे कि इसमें बहुत सारे ये सारा कह सकते हैं कि जो ये जो चैप्टर है, वो एक तरह से देखा जाए तो हमारी कह सकते हैं कि जो एक जो रियल लाइफ है, उसी से जुड़ा हुआ है। ये कहीं अलग से नहीं आया, ठीक है? तो इसको हम अपनी रियल लाइफ से जोड़ करके समझेंगे, तो आसानी से ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगा। जैसे बताया गया समाज, तो समाज क्या है? तो लोगों को मतलब लोगों का एक-दूसरे के साथ मिल-जुल करके रहने की जो व्यवस्था है, उसे समाज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में गाँव, है ना? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। सामाजिक भेद क्या है? तो समाज में जो होने वाला भेदभाव उसे क्या कहते हैं? सामाजिक भेद, जो जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पे भी हो सकता है। सामाजिक भेद की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं? तो समाज में जिस प्रकार से सामाजिक भेद का जन्म होता है, उसे सामाजिक भेद की उत्पत्ति कहा जाता है। वो जाति भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, लिंग भी हो सकता है, संप्रदाय, भाषा, है ना? ये सारे भी हो सकते हैं। उसके बाद बताया गया आपको सामाजिक विभाजन क्या है? तो सामाजिक विभाजन को मतलब समाज के 2 हिस्सों में, 2 वर्गों में, है ना, बँटना क्या कहलाता है? सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद लोकतंत्र में तालमेल और संघर्ष से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र में कह सकते हैं कि जो विभिन्न तरह के लोग होते हैं, उनके बीच जो आपसी भाईचारा, है ना? और जो एक बना रहता है, उसी को बोलते हैं लोकतंत्र में तालमेल और संघर्ष। उसके बाद आपको बताया गया कि सामाजिक भेद का प्रभाव, तो हम लोग याद रखें सामाजिक भेद का प्रभाव जो है राजनीतिक जो लोकतांत्रिक राजनीतिक होता है उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। इसके प्रभाव अच्छे भी होते हैं, इसके प्रभाव बुरे भी होते हैं। इसके परिणाम अच्छे भी होते हैं, इसका परिणाम क्या है, बुरे भी होते हैं। हालांकि ये सारी बात हम बताए भी हैं और इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि सामाजिक भेद अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन कितनों अगर प्रयास किया जाएगा फिर भी कर सकते हैं कि समाज में, है ना, जब अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा और अलग अलग तरह के जो सोचने वाले लोग हैं, तो सामाजिक भेद उत्पन्न होता है। तो ये सारे बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और एक कर सकते हैं कि जो आपका लास्ट यहाँ पे प्रश्न है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखते हैं टाइम अभी कितना हुआ है, थोड़ा